तो नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गणित की सीरीज 5। जिस भाई या बहन ने या जिस बच्चे ने मेरी पहली 4 गणित की सीरीज ना देखी हो, उनसे मेरा अनुरोध है वो गणित की मेरी चारों सीरीज देख ले। ये सभी गणित की सीरीज एनटीपीसी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। तो चलिए हम आज की सीरीज को शुरू करते हैं। अपना इस सीरीज नंबर 5 का सवाल नंबर पहला। आज ये हमारी सीरीज 5 है और सीरीज 5 का सवाल नंबर पहला। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर जल्दी से बैठ जाइएगा। बिल्कुल, तो आइए सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर लगा दीजिए जल्दी से। सवाल नंबर पहला बच्चे स्क्रीन पर लगा दीजिए। देखो जी, सवाल नंबर पहला क्या कहता है। सवाल नंबर पहला क्या कहता है, स्क्रीन पर लगा हुआ है, सभी बच्चे जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। ये कहता है किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। किसी आदमी ने 100 अंगूर कितने दिन में खाए? किसी आदमी ने बच्चा 100 अंगूर 5 दिन में खाए। चलो जी, इसके बाद वो कहता है उसने प्रत्येक दिन पहले की तुलना में 6 अंगूर ज़्यादा खाए। तो बताइए उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए, या दूसरे दिन पूछ लेगा। ठीक है भाई, एक आदमी 100 अंगूर 5 दिन में खाता है। इसके बाद वो कहता है कि यदि वो रोजाना पहले वाले दिन से 6 अंगूर ज़्यादा खाता है तो बताइए उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे। तो ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल को आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर उसने पहले दिन Z अंगूर खाए तो अगले दिन Z जमा 6 खाए, यानी पहले दिन से 6 ज़्यादा। और फिर अगले दिन, अभी मैं बीच वाला प्लस नहीं लगा रहा, बाद में लगाएंगे। देखो, पहले Z अंगूर खाए, फिर Z प्लस 6 अंगूर खाए, फिर Z प्लस 6 ज़्यादा। पहले दिन से 6 12, फिर Z प्लस कितने 12 और 6 18। तो दिन कितने हो गए? 5 दिन करने हैं टोटल। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। और यहाँ Z प्लस कितना हो जाएगा? 24। जी बिल्कुल। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन के पांचों दिन का पता चल गया। अब ये जो टोटल अंगूर थे, इन सबको जोड़ करके किसके इक्वल आपको पुट कर देना है? आपको मैं इधर लिख देता हूँ 100 के इक्वल पुट कर देना है। ये सभी अंगूर किसके इक्वल है? टोटल इनकी जो संख्या है वो 100 है। तो देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 100 बराबर कितने Z है? 5 Z है। सभी Z जुड़ेंगे तो 5 Z आ जाएगा। और इसे जोड़िए आप, कितना बनेगा? ये 12। आप इन्हें जोड़िए, देखो 24 और 6 30 होता है, और 18 और 12 30 होता है। 30 और 30 60। तो 5 Z प्लस के 60। 100 में से ये 60 घट जाएगा तो 40 बराबर कितना बचेगा? 5 Z बचेगा। 5 अट्ठे 40, यानी Z की वैल्यू कितनी आ गई है? Z की वैल्यू आपकी 8 आ गई है। यानी बच्चा पहले दिन उसने 8 खाए थे, अगले दिन 8 और 6 14, तीसरे दिन पूछेगा तो 12 और 8 20 खाइए। थर्ड डे है आपका, है ना? ये आपका तीसरा दिन है, ये चौथा और ये 5वां दिन। तो मैं आशा करता हूँ ये सवाल सभी बच्चों ने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर, आज की सीरीज 5 का सवाल नंबर 2। जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिए। और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में बेहतर कर पाए। और मेरी एक सीरीज पढ़ लीजिए, मेरी एक मैथ की सीरीज पढ़ करके ही जाना आप लोग, है ना? मैं 4 सीरीज पढ़ा चुका हूं और आज ही हमारी 5वीं सीरीज है। ये आज की हमारी 5वीं सीरीज है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, स्क्रीन पर सवाल देखिएगा क्या कहता है। सवाल नंबर 30 देखो स्क्रीन पर लग गया होगा, जरा देखिए। A, B तथा C किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के बाद A ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, आप सवाल ध्यान से पढ़ना। तथा B ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। C ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया। बताइए कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? जी हाँ, स्क्रीन पर सवाल लग गया, ध्यान से सवाल पढ़ लेना। कहता है A, B और C किसी कार्य को 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए जरा, देखो क्या कहता है बच्चों ये सवाल।
सवाल नंबर 2, आज की सीरीज का सवाल नंबर 2, ए बी और सी कितने कितने दिनों में करते हैं? 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है और पेपर में वास्तव में आने लायक क्वेश्चन है। ये देखो, अब ए बी सी तीनों का समय दे दिया। अब ये कहता है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो हम भी तीनों का काम शुरू करा देंगे। और किसी भी समय कार्य के सवाल में काम शुरू कराने का तरीका होता है उनकी एफिशिएंसी जानना कि टोटल काम कितना था और इनकी एक एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है। यानी अपनी भाषा में अगर मैं कहूँ तो ए रोज कितना काम करता है, बी रोज कितना काम करता है और सी रोज कितना काम करता है, ये इनकी एफिशिएंसी होती है। अब देखो जरा, ए बी और सी का तीनों का काम चालू करा दो तो सबसे पहले 20, 24 और 30 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 120 आएगा। अच्छा, इन तीनों का जो एलसीएम होता है 120, वो होता है बच्चा टोटल काम। ठीक है, जो दिनों का एलसीएम होता है वो क्या होता है? वो टोटल वर्क होता है, टोटल कार्य होता है। अब इस 20 से इस 120 को भाग दो तो 6 आएगा। ये एक का एक दिन का काम आ गया। भाई सीधी सीधी बात है, टोटल काम कितना है? टोटल काम 120 है, टोटल कार्य कितना है? 120 है। अच्छा, और 20 दिन में ए कर लेता है तो रोज कितनी कुर्सी बनाता होगा? रोज 6 कुर्सी बनाता होगा। भाई जब टोटल काम 120 है और 20 दिनों में ए अकेला पूरा करता है उस 120 काम को, तो 20 छिक्का 120, रोजाना एक ही एफिशिएंसी 6 आ गई है। ऐसी 24 पंजे 120 और 30 चौके 120, 24 पंजे 120 और 30 चौके 120। ए की, बी की और सी की एक एक दिन की एफिशिएंसी आ गई है। अब ध्यान से सुनो, ये कहता है तीनों ने काम शुरू किया परंतु 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। देखो इसका मतलब क्या है? ए बी सी का 4 दिन का काम। भाई सीधी सीधी बात है, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ा तो इसका मतलब 4 दिन तक तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया। सीधी सीधी बात है। अब देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6, 4, 10 और 5, 15। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 15 चुके 60 काम पूरा कर देंगे। जी बिल्कुल, यानी जब यहां पर 60 काम पूरा हो गया था तब ए काम छोड़ करके चला जाता है। यानी 120 काम में से जब 60 काम पूरा हो जाता है, बिल्कुल 120 काम में से जब 60 काम पूरा हो जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। अब कितना कार्य शेष बचा? तो बच्चे जब शेष काम कितना बचा? 60 कुर्सी बनानी शेष बची, या कोई भी चीज दे देगा। अब क्या होता है? बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, बी ने काम पूरे होने के 6 दिन पहले, यानी काम खत्म होना था जिस दिन, उससे एंड से, शुरू से नहीं छोड़ा, जिस दिन काम सारा खत्म होना था उससे 6 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। तो याद रखना दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आखिरी वाले दिन से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले काम छोड़कर जाता हो तो इस प्रकार के सवालों में उस व्यक्ति पर उतने ही दिन हम काम करा लेंगे। तो ध्यान से सुनना, बी 6 दिन पहले काम छोड़कर जाना चाहता था तो बी का 6 दिन का काम निकालो जरा। यानी अगर बी वहां होता तो कितना काम करता? तो बी का 6 दिन का कार्य, ये कितना हो जाएगा? देखो बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। ए अब छोड़कर जा चुका, ठीक है, तो बी एक दिन में 5 काम करता है। अगर बी वहां होता तो 6 पंजे 30 काम और करता। यानी अगर मैं बी को 6 दिन पहले ना जाने दूं और वहीं रोक लूं तो 60 काम तो होता ही होता, प्लस में कितना काम और होता? बी 30 काम और करता। अब बच्चा लोग बता दो, ये 60 और 30 काम, टोटल 90 जो काम है आपका, कितना टोटल जो आपका 90 काम है वो बी ने और सी ने एंड तक मिलकर के किया है ना। ये बचा हुआ टोटल 90 काम बी और सी ने एंड तक मिलकर किया। और प्यारे बच्चों, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5 और 4 9 काम रोज कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर 90 काम कितने दिन में करेंगे? बिल्कुल जी 10 दिन में करेंगे। बी और सी बचे हुए काम को 10 दिन में करेंगे। सवाल में पूछा गया था कुल कार्य पूरा होने में
कितने दिन लगेंगे? तो भाई साहब देखो 4 दिन तक तो शुरुआत में तीनों ने एक साथ काम किया, फिर ए छोड़कर चला गया और बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 10 दिनों में। यानी टोटल आंसर क्या बन जाएगा जी? 14 दिन इसका टोटल आंसर बन जाएगा बच्चा पार्टी। ठीक है, ये आज का सवाल नंबर, इस सीरीज का सवाल नंबर 2 था। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। देखिए ध्यान से क्या कहता है सवाल नंबर 3, जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 3 देखो भाई, तो बहुत ही प्यारा सवाल था ये समय कार्य का। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। तो आइए देखो सवाल नंबर 3 क्या कहता है आज की सीरीज का। देखिए ध्यान से, ये कहता है 4x² - 6x + 1 अगर 0 के बराबर है तो। देखिए ध्यान से भाई, ये कहता है बच्चा 4x² - 6x + 1 यदि 0 के इक्वल है तो 8x³ + 8x³ की पावर -1 का मान क्या होगा? ये किसके इक्वल होगा? तो जल्दी से वीडियो रोक करके पॉज करके आप सवाल करा करिएगा। ठीक है, और नहीं होता तो फिर वीडियो में देखा करिएगा सॉल्यूशन उसका, है ना। यही तरीका होता है पढ़ने का। तो 4x² - 6x + 1 का मान अगर शून्य है तो 8x³ + 8x³ की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान से सुनना। देखो अच्छा पहले मैं इसको दिखाता हूँ। देखो ये 8x³ लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी सेशन में कई बार बताया हुआ है, यदि किसी भी संख्या की पावर निगेटिव होती है, यदि किसी भी संख्या की पावर निगेटिव होती है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। कैसे? इसके बेस को अपोजिट करके, इन्वर्स करके। अगर 8x³ को मैं इन्वर्स करके लिख दूं 1/8x³ तो इसकी पावर में जो -1 था ना, अब ये कैसा हो जाएगा? +1 हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूं, अगर कहीं 6/7 की पावर में बाबू -4 लिख रहा है ना, और आपने 6/7 को इन्वर्स करके 7/6 लिख दिया तो ये -4 +4 हो जाएगा भाई, है ना। यानी बेस को इन्वर्स कर देने पर, उल्टा कर देने पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव पावर निगेटिव हो जाती है और निगेटिव पावर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है। और ध्यान से देखो 6 की पावर -4 है, ये 6 को हम 1/6 क्यों लिखते हैं? क्योंकि बच्चा 6 के नीचे 1 होता है, 6/1 होती है। कोई भी वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन होती है अपने आप में, है ना, क्योंकि सबके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, हर में 1 होता है। तो इस 6/1 का अगर 1/6 हो जाता है तो -4 क्या हो जाता है? +4 हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बात सभी लोगों को आनी चाहिए। अब देखो जरा, तो ये बात आपकी समझ में आ गई है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई है। तो ये 8x³ जमा 1/8x³ पॉजिटिव बन जाएगा और इसकी पावर 1 रखो या ना रखो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी वो वास्तव में वैल्यू पूछ रहा है बच्चे इसकी। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, बहुत आसान है। अब ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, ये जो क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण आपको दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना होगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको 2 से डिवाइड करना होगा, 2x से। यहां लिख लीजिए 2x से भाग करने पर, 2x से भाग करने पर, ठीक है। जब हम इस पूरी इक्वेशन को 2x से भाग देंगे तो 0 के नीचे भी 2x आएगा और इस सब के नीचे भी 2x आएगा। तो जरा सोल्व करके देखो, 4x² को जब तुम 2x से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, क्या बचेगा? 2x बचेगा माइनस के। यहाँ क्या बचेगा बच्चा? यहाँ 3 बचेगा, है ना। 2x देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ 2x लिख देता हूँ और यहाँ भी 0 के नीचे 2x लिख देता हूँ। तो 0 के नीचे तो कुछ भी रख दो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है ना। 0 कुछ भी 0 होता है। अब देखो तो 2x से x कटा, x बचा और 2 दूनी 4, 2x। 2x का 3 गुना होता है 6x और यहाँ प्लस आ जाएगा 1/2x और बराबर में किसके? बराबर में 0 के। अब ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सवाल बन गया, 2x + 1/2x = 3। ये माइनस का 3 में उधर ले गया, प्लस का 3 हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें बताया था कि 2x + 1/2x का मान दिया गया है और पूछ रहा है 8x³ + 1/8x³ की वैल्यू। तो प्यारे बच्चे यहाँ तो देखो पावर में 1 है और यहाँ पावर में 3 है और ये है ना, कितने टाइम्स हो रहा है इसका? ये 2 की क्यूब हो रही है ना 8,
2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की क्यूब हो रही है। जब 3 टाइम्स होता है तो क्या फॉर्मूला बताया था बच्चा लोग? ये बताया था z की क्यूब माइनस 3z लगा देना जब 3 गुना पावर में ट्रिपल हो जाता हो, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी है? 3 है, यानी 3 का क्यूब में से 3 गुणा 3, z का मान 3 है ना, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 27 में से आपको केवल 9 घटाने तो और आपका आंसर आ जाएगा कितना? 18। तो बिल्कुल इस इक्वेशन में आपको 2x से डिवाइड करना था, उसके बिना ये सवाल नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालो और वहाँ पुट कर दो, है ना। यहाँ x की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप इस प्रकार, पॉइंटों में आती है और निकाली भी नहीं जाएगी आपसे। देखिए तो चलिए आइए आगे बढ़ा देते हैं अपनी सीरीज को सवाल नंबर 4 की ओर। देखो जल्दी से सवाल नंबर 4 स्क्रीन पर लगा दो जल्दी से फटाफट भाई, और सभी बच्चे मेरी सारी सीरीज देख लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने मेरी शुरू की 4 सीरीज 1 2 3 4 ना देखी हो, क्योंकि आज हम अपनी सीरीज 5 पे आ चुके हैं, है ना। तो चलिए आगे आते हैं बच्चा, सवाल नंबर 4 देखो। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर। मैं इस सवाल को बिल्कुल बेसिक के साथ समझाऊंगा, HCF एलसीएम के चैप्टर का ये सवाल है, ध्यान से देखना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में तो क्या बचे? शेष बचे 3, और जब उसे 9 से भाग दें तो शेष बचे 0। ये चीज़ याद रखना बच्चा आप लोग भाई, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखना। ये कहता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल तो बचता हो 3, लेकिन उसी संख्या को बच्चा 9 से भाग देने पर शेषफल बचता हो कितना? शेषफल बचता हो 0। तो ये कभी भी दे देगा कि 7 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता हो, 11 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता हो। तो ऐसे सवाल में घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से एक एक चीज सुनिए आप, देखो जो संख्या 5 6 7 और 8 से डिवाइड होगी वो संख्या इनके एलसीएम से डिवाइड होगी। ये गणित का सिद्धांत है। जो संख्या 5 6 7 और 8 से डिवाइड होती है वह संख्या इन सबके एलसीएम से भी डिवाइड होती है। ये गणित का सिद्धांत है। तो हम एक एक संख्या से डिवाइड ना करके इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, और 5 6 7 और 8 का एलसीएम देखो क्या आएगा। प्राइम फैक्टर मेथड से मैं इसका एलसीएम निकालता हूं। देखो सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है जी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 3 7, 2 दूनी 4। और अभी ये सारी वैल्यू ऐसी आ गई हैं कि ये आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ 5 3 7 और 2 आप सीधा लिख सकते हैं, है ना, या फिर 2 5 3 7 लिख सकते हैं, 2 5 3 7, है ना। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, आपको कुछ भी नहीं करना अब इसमें। 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 5 दूनी 10, यानी 84 धाम 840। इनका एलसीएम कितना आएगा? 840 आएगा। ये बात याद रखना आप, ठीक है। 7 तिया 21, देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, और 84 की गुना जब 5 दूनी 10 में करेंगे तो 840 आएगा। यानी 5 6 7 8 का एलसीएम कितना बनेगा? 840। अब देखो एलसीएम होता क्या है, मैं बताता हूँ। देखो एलसीएम होता क्या है, 5 6 7 8 का एलसीएम जो 840 आया, इसका मतलब क्या है? देखो 840 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 5 6 7 और 8 से पूरी पूरी कटेगी। एलसीएम क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, है ना, उसको क्या कहते हैं? उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी 840 अब एक ऐसी संख्या आ गई है जिसे 5 6 7 8 प्रत्येक से काटोगे तो 0 शेषफल बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। लेकिन वो कह रहा है कि शेषफल बचना चाहिए कितना? 3। अगर भाई साहब इसमें 3 जोड़ दोगे तो शेषफल 3 बचेगा, 4 जोड़ दोगे तो शेषफल 4 बचने लग जाएगा, है ना। अगर इसमें 3 जोड़ दोगे भाई, अभी तो 0 बचता है, 840 को 5 से भाग दोगे 0 बचेगा, 1 जोड़ दोगे 1 शेषफल बचने लगेगा, 3 जोड़ दोगे 3 शेषफल बचने लगेगा। तो पहली जो कंडीशन थी कि शेषफल 3 बचना चाहिए वो तो हो गई कंप्लीट। अब आती है कंडीशन नंबर 2 की ओर। कंडीशन नंबर 2 कहती है कि जो भी ये संख्या बनी इसको यदि 9 से भाग दोगे तो क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। यानी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर
वो 9 से डिवाइड पूरी हो जानी चाहिए। तो चलो मैं पहले मानता हूं कि पहले भाई मेरी संख्या यही है, तो 843 पहले जोड़ा तो 843। अब 9 का विभक्ति का नियम क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि जिस संख्या की वैल्यूज का सम 9 से डिवाइड हो जाता हो वो संख्या 9 से कट जाती है। जरा करना, 4 और 3 7, 7 और 8 15 है ना, 8 और 4 12 और 3 15 होते हैं, 15 तो 9 से कटता नहीं है, तो इसका मतलब ये इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। अब दूसरी वैल्यू कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। 840 की मल्टीप्लाई में 2 करिए और प्लस 3 करिए। मल्टीप्लाई में 2 क्यों किया सर, तो ध्यान से सुनो। 840 यदि इन सब से कटेगी, सुन लेना, 840 यदि इन सब से कटेगी तो 840 का हर एक मल्टीपल गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 सारी गुणज जो होंगे 840 के वो सब 5 6 7 8 से कटेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई में 2 करके 3 जोड़ेंगे, है ना। तो 840 दूनी कितना हो जाएगा 1680 और जमा 3 करोगे तो कितना आएगा 1683। अब चेक करो जल्दी 9 से कटता है क्या, और 9 से काट के नहीं देखना, 9 का विभक्ति का नियम लगाओ। देखो 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18 और 9 दूनी 18। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता हो वो संख्या 9 से कट जाती है। 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18। तो बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब 1683 हो जाएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये आप सभी बच्चों के लिए। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीन पर जल्दी अगला सवाल लगा दीजिए। स्क्रीन पर अगला सवाल लगा दीजिए। सवाल नंबर 5, इस सीरीज का सवाल नंबर 5। तो चलिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं। देखो 5वां सवाल रहता है सीरीज 5 सवाल 5। ये कहता है 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक काम को 96 दिन में पूरा करते हैं। बहुत अच्छे, तो बताइए 6 पुरुष तथा, देखो ऊपर अथवा और नीचे तथा, याद रखना ये ऊपर या भी दे सकता है या फिर अथवा दे सकता है या फिर या दे सकता है, और नीचे देगा तथा। तथा का मतलब प्लस होता है। कह रहा है 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी काम को 96 दिन में करते हैं। तो बताइए 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है बच्चा, ऐसा सवाल दे दिया तो याद रखना जब ऊपर अथवा और नीचे इसने प्लस दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से भाई। ऐसे सवाल समय कार्य का, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई, है ना। टाइम एंड वर्क मेरा बिल्कुल फेवरेट चैप्टर है सबसे। टाइम एंड वर्क और चक्रवर्ती भी आज मेरा बिल्कुल फेवरेट चैप्टर रहा है पहले से ही। तो देखो ध्यान से, जब ऊपर अथवा और नीचे प्लस दे रखा हो और कह दे इतने आदमी तथा अथवा इतनी औरत इतने दिन, तो बताइए इतने आदमी तथा इतनी औरत कितने दिन। और कभी कभी देखो अभी तो यहाँ 2 चीजें हैं, पुरुष और महिला, इनके साथ ही अगर बच्चे भी ऐड कर दे तो भी ऐसे ही करना है। तो सवाल क्या बनेगा कि भाई 2 पुरुष अथवा 3 महिला अथवा 4 बच्चे इतने दिन। तो बताइए 6 पुरुष तथा 7 महिला तथा 5 बच्चे कितने दिन। तो जो तरीका मैं इसमें लगाऊंगा 2 में, वो आप 3 में भी वो ही लगाएंगे, याद रखना। तो देखो जब ऊपर अथवा और नीचे प्लस हो तो क्या करोगे, पुरुष को पुरुष से भाग, स्त्री को स्त्री से भाग, उल्टा भाग देना है। 2/6 नहीं लिखना, 6/2 लिखना है जी, 6/2। और जमा में क्या लिखना है, 3/7 का 7/3। बस इसी को सोल्व कर दीजिए आप जरा फटाफट। कितना आएगा सोल्व करके देखो, 2 3 6 हो सकता है लेकिन मैं एलसीएम लूंगा यहाँ इनका। 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 6 6 18 जमा 3 दूनी 6 2 7 14, 18 और 4 14 कितने हो जाएंगे 32/6। बस आपको क्या करना है, आंसर आ गया आपका। इस 32/6 को उल्टा करके लिखना है 6/32 और गुणा में दिनों की संख्या 96, 32 तिया 96 और बाबू 6 तिया 18 दिन आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा इस सवाल में। आदमी को आदमी से भाग, औरत को औरत से भाग और बच्चे को बच्चे से भाग कर देना, आपका जवाब निकल करके आ जाएगा। और उल्टा करके जोड़ के उसे उल्टा करके बस दिनों में गुना कर देना। कैसा भी सवाल हो, जब ऊपर अथवा और नीचे प्लस हो तब ये आप जुगाड़ लगाना। ठीक है, आइए जल्दी से स्क्रीन पर सवाल नंबर 6 लगा दीजिएगा। जल्दी से सवाल नंबर 6 देखिए भाई क्या कहता है सवाल नंबर 6।
छठा सवाल देखिए क्या कहता है आज की क्लास का। ये रहा सवाल नंबर 6। देख बच्चा भाई, ये कहता है 310 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से जो लाभ होता है, 310 रुपये में वस्तु को बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, 230 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर हानि के इक्वल है। यानी 310 में बेचने से हुआ जो लाभ है और 230 में बेचकर हुई जो हानि है, वो दोनों लाभ हानि बिल्कुल कैसे हैं? दोनों लाभ हानि बिल्कुल इक्वल है। बात समझना बच्चा, ठीक है बच्चे। जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए कि इतने रुपए में बेचकर जो लाभ होता है और इतने रुपए में बेचकर जो हानि होती है, जब वो कह दे कि लाभ और हानि इक्वल है, ये दोनों एसपी हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? विक्रय मूल्य है। कि भाई इतने में बेचकर जितना भी लाभ होता होगा और इतने में बेचकर जितनी हानि होती होगी, दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्या कहता है? यदि उस वस्तु को 180 रुपये में बेचा जाए तो बताइए हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान से सुनना बच्चा लोग। पहले अगर मुझे ये बेचा जाए, एसपी बना दिया, 180 रुपये एसपी बना दिया, कह रहा यदि उस वस्तु को 180 में बेचा जाए तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर मैं किसी भी तरीके से ये पता चला लूं कि इस वस्तु का सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो बिल्कुल फिर तो 1 सेकंड का क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, जब भी लाभ और हानि बराबर दे रखा हो तो क्या करोगे? इस 310 को और इस 230 को जोड़ करके केवल आधा कर देना, सीपी आ जाएगा। इसको जोड़ करके आधा कर देना, सीपी आ जाएगा। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 540 का आधा कितना होता है? कितना होगा ये? 270 रुपये आपका सीपी आ जाएगा। ये तब कब करोगे? जब लाभ और हानि आपका इक्वल दे रखा हो, दोनों को जोड़कर आधा कर देना। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 270 था और बेचने जा रहा है उसको 180 रुपये में। देखो कितने रुपये का कितने रुपये की हानि उसे होगी। मैंने आपको लाभ हानि की तीनों वीडियो, 3 लेक्चर दिए हुए हैं 1-1 घंटे के, है ना। जिसने लाभ हानि ना पढ़ रखी हो, मेरे लेक्चर देख लेना और मेरी प्रोमिस है आपसे, बिल्कुल एक एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। लाभ हानि का खेल खत्म हो जाएगा अगर तीनों लेक्चर सच्चे मन से देख लिए तो देखो, 270 रुपये की चीज को बेचना चाहता है 180 में, कितने रुपये की हानि उसको यहाँ पर हो रही है? 90 रुपये की उसको हानियाँ हो रही है। और लाभ और हानि सदैव किस पर जांची जाती है? सीपी पर जांची जाती है। तो 90 270 का कितने प्रतिशत होगा? तो क्या होगा? 90 एकम 90, 90 तिया 270, 100 को 3 से काटोगे तो 33 सही 1/3% इस सवाल में आंसर आ जाएगा। 33 तिया 99 और 100/3% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल याद रखना, जब लाभ हानि बराबर दे रखी हो, दोनों को जोड़ करके आधा कर देना, सीपी आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है। आगे बात समझ में? तो चलिए इसी के साथ आगे आते हैं हम सवाल नंबर 7 की ओर। स्क्रीन पर जल्दी से सवाल नंबर 7 लगा दीजिएगा। क्या कहता है आपका सवाल नंबर 7? देखिएगा बड़े ध्यान से। देखो सवाल नंबर 7 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये कहता है n परीक्षण है। यदि n परीक्षणों x1 x2 से लेकर के ये xn तक चलेगा, यानी कुछ संख्याएं हैं x1 x2 x3 x4 x5 और ये एंड तक है, xn तक है। n की वैल्यू 10 20 40 100 जो भी हो सकती है, ठीक है। अगर n परीक्षणों का औसत जो एवरेज है वो x की पावर 12 है, यदि इन संख्याओं का औसत x की पावर 12 है, तो अब ये आपको कहता है, तो बताइए x1/a x2/a x3/a और चला गया xn/a तक, इसका औसत कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है x1/a, देखो x1 x2 x3 x4 xn तक जब जाता है, कह रहा है इनका औसत अगर x की पावर x के ऊपर 12 है, इनका औसत
x बार है तो अगर x1 अपॉन ए, x2 अपॉन ए, x3 अपॉन ए ऐसा कर दिया जाए तो इनका औसत क्या होगा। तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, केवल 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है भाई, केवल 1 सेकंड का, बिल्कुल। और ये आपका सीपीयू में आया हुआ सवाल है, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बता रहा हूं, एक लाइन में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। देखो जितनी भी संख्याएं थी x1 x2 x3 किससे डिवाइड कर दिया सारी संख्याओं को, जल्दी बताइए मुझे, किससे डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड कर दिया सारी संख्याओं को। तो याद रखना जब सभी संख्याओं को a से डिवाइड कर दिया गया हो, b से डिवाइड कर दिया गया हो, c से डिवाइड कर दिया गया हो, तो आप क्या कर देना, आप औसत को a से डिवाइड कर देना। यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा जी, x की पावर 12 अपॉन a इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यानी आप याद रखना जो काम वो प्रत्येक संख्या के साथ करेगा वही काम आप औसत के साथ करोगे। यदि वो आपसे कहता कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया गया तो आप क्या करते, आप औसत में 2 जोड़ देते, ठीक है ना। अगर वो आपसे सवाल ऐसा बना देता कि भाई x1 + 2, x2 + 2, कोमा लगा करके x3 + 2, और एंड में जाकर पूछता भाई xn + 2, इसका औसत बताओ क्या होगा। अरे जब x1 x2 xn का औसत x की पावर 12 था, अब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया तो नया औसत क्या होगा। अरे कुछ नहीं करना, बस आप औसत में 2 जोड़ देना, टेंशन खत्म, है ना। घटाता औसत में से 2 घट जाता, गुणा करेगा तो औसत में 2 की गुणा होगी, अगर भाग भी देता ना तो औसत में 2 से भाग लग जाता। तो बिल्कुल 7वां सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तैयार कर लेना। जोड़ घटा गुना भाग जो भी वो हर संख्या के साथ करेगा आप वही काम किसके साथ कर दोगे, औसत के साथ कर दोगे। तो आइए इसी के साथ सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, सवाल नंबर 8 जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। ये कहता है अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। 624 रुपये में 2 वस्तु खरीद कर लाया कोई भी एक लड़का, ठीक है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आ सकते हैं आपके, एक एक तैयार करके जाना। तो 624 रुपये में 2 वस्तु खरीद ली, एक वस्तु को तो उसने 14% हानि पर बेचा, मैं बड़ा सा लिख देता हूं, और दूसरी वस्तु को उसने 14% के लाभ पर बेचा। बहुत अच्छे। तो ये बताना है कि यदि दोनों के एसपी बराबर हैं, दोनों के एसपी समान हैं, भाई मतलब दोनों को सेम कीमत में बेचा, है ना। 624 रुपये में 2 वस्तु खरीद कर लाया था और दोनों के विक्रय मूल्य समान कर दिए, यानी दोनों को इक्वल रेट में उसने बेच दिया, लेकिन एक को 14% हानि पर, एक को 14% लाभ पर बेचा। तो ये बताना है कि उनकी लागत मूल्यों में अंतर कितना है। तो याद रखना जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु पर 14% हानि, एक पर 14% लाभ हो, तो क्या करोगे, हानि को तो 100 में से घटाकर लिख देना और लाभ को 100 में जोड़कर लिख देना, और इसी रेशो में ये पैसा बांट दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना आपको। लेकिन ये कब करना है, जब विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है ना। और इतने रुपए में 2 वस्तु खरीदी गई, मतलब 624 में दोनों खरीदी। हमें ये नहीं पता पहली वस्तु कितने की खरीदी, दूसरे कितने की खरीदी, टोटल बता दिया कि दोनों वस्तुएं 624 में खरीदी। आइए तो जरा इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 43 और ये आ जाएगा आपका 57। बस इसी रेशो में आपको ये डिवाइड करना है। अब देखो वो तो कहता है टोटल सेलिंग कॉस्ट प्राइस 624 और मेरे हिसाब से कितना है, 57 और 3 60 और 40 100। उसकी वैल्यू मेरी वैल्यू की कितने टाइम्स आ गई है, 6.24 टाइम्स आ गई है। तो आप रेशो को भी उतने ही गुना कर देना। लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, उनकी लागत मूल्यों में अंतर पूछ रहा है। तो याद रखना अगर अंतर पूछे तो दोनों के अंतर में गुना की जाती है। क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो इनका बच्चे अंतर पूछ रहा है, यानी इस 6.24 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, आप इन दोनों के डिफरेंस में करोगे जी, बिल्कुल। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बन जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या ऑप्शन बनेगा इसका, 87.36 89.68।
4 चौक 16, 87.36 बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि 4 चौक 16 पीछे 6 आएगा ना, बाकी किसी ऑप्शन में पीछे 6 नहीं है। 4 चौक 16 पीछे 6 आएगा, जो कि ए ऑप्शन में था, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आज की सीरीज 5 का सवाल नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और बहुत अच्छे जुगाड़ के साथ पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान से, एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर और 80 मीटर है जी। जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी, मैं बड़ी सी फिगर बनाता हूँ। देखो, एक आयताकार ऐसा बगीचा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी है, 100 मीटर लंबाई है और 80 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, सवाल नंबर 9 स्क्रीन पर आ गया, जरा ध्यान से पढ़ लो। तो ये कहता है एक आयताकार बगीचा 100 बाई 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ एक रास्ता बना हुआ है। ऐसे एक रास्ता इसके बाहर बना हुआ है जिसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है इसने, जिसकी चौड़ाई ये बता रहा है कि जो 10 मीटर बराबर चौड़ा है, जो सभी जगह से बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, और 10 मीटर इसकी चौड़ाई है टोटल पूरी, ये पूरी की पूरी। ठीक है, कहता है कि इस रास्ते का एरिया बताइए, इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो ध्यान से सुनना, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी दी हुई है बच्चा, 100 मीटर और 80 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। अभी देखिए ध्यान से, जब रास्ते का क्षेत्रफल पूछिए और रास्ता कहाँ हो, बाहर हो, याद रखना रास्ता कहाँ है इसको, इस सवाल में रास्ता बाहर है। जल्दी अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, मैं बिल्कुल एक टेक्निक आपको बताऊंगा, एक जुगाड़ आपको बताऊंगा, केवल 5 सेकंड लगेंगे और आपको रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ध्यान से सुनना, ये 2 क्वेश्चन होते हैं, एक बार तो जब रास्ता बाहर हो और एक बार जब रास्ता अंदर हो। तो पहले जब रास्ता बाहर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, लंबाई चौड़ाई को ऐड कर दीजिए, 100 में 80 जोड़ो 180। क्या करोगे, जब रास्ता बाहर होगा तो पहले तो काम करोगे, लंबाई चौड़ाई को जोड़ो तो 180 आ गया। अब क्या करोगे, जितनी रास्ते की आपकी चौड़ाई है, जितनी भी रास्ते की आपकी चौड़ाई है, उसी के दुगने से तो आप इसमें ऐड करेंगे, उसी के दुगने को तो जोड़ोगे और उसी के दुगने से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। जी हाँ, बिल्कुल 5 सेकंड का सॉल्यूशन इसका दे रहा हूँ। 180 में 20 जोड़ो 200 और 200 गुना 20 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। जी बिल्कुल, अगर रास्ता बाहर है तो पहले क्या करोगे, लंबाई चौड़ाई जोड़ो, उसके बाद जितनी भी चौड़ाई दे रखी हो हमेशा दुगना ही जोड़ देना और दुगने से ही गुना कर देना, और अगर रास्ता अंदर हो उतना ही घटा देना, उतने से ही गुना कर देना। ये रहा आपका आंसर। देखो सवाल नंबर 10 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, ये कहता है कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 900 रुपये और अगले साल 981 रुपये है। देखो ये ब्याज है, याद रखना, पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का, ये मिश्र धन नहीं है बच्चा, ये दूसरे और पहले वर्ष का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI। बिल्कुल, सवाल नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज का है ना, फिर अगली सीरीज आपको 10 सवाल होगी, कल मिलेगी। तो देखो ये कहता है कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 900 और 981 है, यानी पहले साल ब्याज 900 था, अगले साल ब्याज हो गया 981, यानी 81 रुपये ब्याज आपका बढ़ गया। कहता है धनराशि ज्ञात करिए। ठीक है जी, वो कहता है क्या ज्ञात करिए, धनराशि ज्ञात करिए, या फिर इसी को मूलधन भी कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में आप लोग क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं भाई। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना, जब आपको धनराशि पूछी जाती है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया हो भाई पहले साल का इतना दूसरे साल का इतना, तो सबसे पहले आपको यहाँ ब्याज का रेट निकालना होगा। तो ध्यान से सुनना, 900 रुपये के 981 हो जाते हैं, यानी 81 रुपये आपका ब्याज लग गया, कितने रुपये पर, 900 रुपये पर। ये याद रखना, 900 से 981 हो जाते हैं, और ये कब लगेगा, तब लगेगा जब ये दोनों वर्ष लगातार हो, दूसरा तीसरा वर्ष हो या पहला दूसरा हो या 5वां वर्ष और 6ठा वर्ष हो। ठीक है, जब 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो तो देख लेना 900 के 981 हो गए, यानी 81 रुपये ब्याज लगा 900 रुपये पर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में
ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी मिश्र धन के ऊपर ब्याज लगता है। तो 81,900 का कितने परसेंट है, ये तो आ जाएगी यहाँ से ब्याज की दर कितनी, 9% ब्याज की दर आ गई। और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कह लो या साधारण ब्याज कह लो, उसका मतलब एक ही होता है। ये नोट करके अपनी कॉपी में लिख लो, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक ही होता है। अगर सवाल में पूछता है कि ब्याज की दर इतनी और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना और दूसरे साल का पहले साल का साधारण ब्याज इतना, यानी पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई दे दे और उनका अंतर पूछ रहे, तो याद रखना दोस्तों सदैव उत्तर 0 होगा, क्योंकि पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है साधारण ब्याज भी वो ही होता है। बिल्कुल कंसेप्ट है चैप्टर का। तो देखो अब रेट आपका यहाँ 9% आ जाता है। अब सब जानते हैं भाई एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। वैसे इस फॉर्मूले का तो यूज करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है ना, पहले कर लो फिर मैं बताता हूं क्या हम इसमें कर सकते थे। तो साधारण ब्याज 900 रुपये, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट 9% और गुना में समय कितना, 1 साल और बटे में 100। ठीक है जी, कितना हो जाएगा ये, 9 से काटोगे 900 को तो 100 आएगा और 100 की गुना 100 में होगी तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बच्चा, 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। बिल्कुल 4 जीरो लग जाएगी, 2 जीरो की गुना होती है तो 4 जीरो लग जाती है, तो 10,000 रुपये इस सवाल का सही जवाब होगा। अच्छा एक चीज और, आप बिना फॉर्मूले के इसे कैसे कर सकते हो, बताओ जल्दी से मुझे कैसे कर सकते हो। देखो मैं बताता हूं आपको, अगर आपको साधारण ब्याज परसेंटेज में निकालना हो तो रेट और टाइम की मल्टीप्लाई की जाती है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालना है तो आपको रेट की मल्टीप्लाई टाइम के साथ करनी होती है। तो ध्यान से देखो 9% रेट है और टाइम कितना है, 1 साल। भाई ये 900 रुपये पहले साल का तो 1 साल का ब्याज है ना, यानी जो साधारण ब्याज इस सवाल में 1 साल का बनेगा वो कितना बनेगा, वो 9% बनेगा। और 9% की वैल्यू किसके इक्वल रख दीजिएगा, 900 के बराबर रख दीजिएगा। यानी 9% की वैल्यू 900 तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी। रुपये हैं ये, 100 रुपये हो जाएगी। और टोटल जो अपना मूलधन प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है ना। तो 1% का मान था ये 900, तो 100% का मान कितना होगा, 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो, ये आएगा आपका आंसर। अगर बिना एसआई बराबर पीआरटी के करना हो तो ये समझ लेना कि जो साधारण ब्याज होता है वो रेट इंटू टाइम परसेंट के इक्वल होता है। यानी साधारण ब्याज अगर परसेंटेज में निकालना हो तो रेट की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर देना, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में आएगा। और फिर उसकी तुलना रुपयों के साथ कर देना और फिर 100% की वैल्यू निकाल देना। तो मैं आशा करता हूं आज का सेशन, आज की सीरीज नंबर 5 आपको पसंद आई होगी। सभी प्यारे दोस्तों से मेरा फिर अनुरोध है कि जिसने अपनी चारों सीरीज पहले की ना देखी हो सारी देख लेना। ये रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होगी, ये मेरा प्रोमिस आप लोगों से है। सारी सीरीज देखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अगली सीरीज 6 में अगले दिन।